Hello, good evening all. Hope you are doing well student. आज हम लोग डिस्कस करेंगे जंप स्टेटमेंट इन जावा। जंप स्टेटमेंट में आगे सीखने से पहले हम लोग लूप के बारे में कुछ जानेंगे। जैसा हम लोग जानते हैं कि लूप इज ए प्रोसेस टू एग्जीक्यूट ए स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स रिपीटेडली until the test condition becomes false। ये लूप स्टेटमेंट जो है ये बार बार एग्जीक्यूट होते हैं और यह तब तक होता रहता है जब तक हमारा कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। So there may be a situation when we want to transfer control from one place or point to another unconditionally is known as jumping। जंप का मतलब क्या है? सबसे पहले इस बात को हम लोग समझें कि जंप का मतलब क्या हो रहा है। तो जब हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा होता है वहाँ से हम उसे आगे एग्जीक्यूशन से रोकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं और लूप से बाहर होने के लिए बाध्य कर देते हैं, कंपेल कर देते हैं, फोर्स कर देते हैं। तो जंप स्टेटमेंट जावा में 3 है, ब्रेक स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट we can use break statement in our program when we want to transfer the control out of current block in which it is written or appears। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए इसको कि we can use break statement in our program when we want to transfer the control out of current block in which it is written or appears। आपके प्रोग्राम के अंदर जिस ब्लॉक में, जिस लाइन में, जिस स्टेटमेंट के बाद ब्रेक लगा हुआ है, ब्रेक आपने स्टेटमेंट यूज किया है, कंट्रोल वहाँ जाके रुक जाएगा, वहाँ उस ब्लॉक से उसके बाद बाहर हो जाएगा। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ ब्रेक कंट्रोल उस ब्लॉक से बाहर हो जाएगा। एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखने का है कि वी कैन यूज ब्रेक स्टेटमेंट इन फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल एंड स्विच स्टेटमेंट। Now let us see how we can use break statement with for loop। One of the structure is, first of all हम क्या लिखेंगे, for लिखेंगे। for का स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं कि for लेफ्ट पैरेंथेसिस इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन टेस्ट कंडीशन सेमीकोलन अपडेट, ओपनिंग ब्रैस, इसके बाद इफ टेस्ट कंडीशन ओपनिंग ब्रैस स्टेटमेंट ब्रेक सेमीकोलन क्लोजिंग ब्रैस क्लोजिंग ब्रैस। अब ये जो सिंटेक्स है, इस सिंटेक्स में आप देख रहे हैं कि हमारा फॉर लूप है, फॉर लूप के इनसाइड हमने इफ कंडीशन लगाया है और उस इफ के ब्लॉक के अंदर, इफ के बॉडी के अंदर हमारा स्टेटमेंट है और ब्रेक स्टेटमेंट भी है। अब जैसे ही कंट्रोल ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा वो इस पूरे बॉडी से
बाहर हो जाएगा, यानी कि ये आउट ऑफ लूप हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आफ्टर एग्जीक्यूशन द ब्रेक, हमारा कंट्रोल जंप करके इस लूप से बाहर आके प्रोग्राम के अदर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है। अब हम लोग बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर क्या है, फॉर लूप लगा हुआ है। फॉर लूप के इनसाइड टेस्ट कंडीशन है। टेस्ट कंडीशन इवेलुएट होगा, अगर ये ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर ब्रेक होगा। जैसे ही आपको ये देखना है कि जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ, यानी कि कंट्रोल इस बॉडी से, इस फॉर लूप से बाहर निकलने के लिए बाध्य है, वो वहाँ से उसको बाहर टर्मिनेट होना पड़ेगा और प्रोग्राम के नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना उसके बाद। अब चलिए एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमने एक फॉर लूप लिया है और उसको इनिशियलाइज किया है 1 से, और i लेस देन इक्वल्स टू 5, i प्लस प्लस इफ i इक्वल्स टू 3। मैंने इफ कंडीशन में एक क्राइटेरिया लगाया है, कंडीशन लगाया है कि अगर i का वैल्यू क्या है, 3 के बराबर है, तो क्या करो, ब्रेक कर जाओ, ब्रेक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो। और ब्रेक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने का मतलब आपको समझा चुके हैं कि इस फॉर लूप के बॉडी से बाहर निकलना। इस फॉर लूप के बॉडी से बाहर निकलने का मतलब है प्रोग्राम में अदर स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है ये सिस्टम डॉट आउट println, ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पर हम लोग इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं। फर्स्ट टाइम i का वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल्स टू 5। क्या है, 1 लेस देन इक्वल्स टू 5। ये क्या है, कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अब इफ को एग्जीक्यूट कर रहा है तो यहाँ पर लिखा हुआ है i इक्वल्स टू 3, यानी कि i का इनिशियल वैल्यू अभी क्या है, 1 है, तो 1 इक्वल टू 3, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया, दैट मीन्स कंट्रोल कहाँ जाएगा, एल्स पार्ट में आएगा और क्या एग्जीक्यूट करेगा, सिस्टम डॉट आउट println, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और e-learning.cs ये टेक्स्ट को प्रिंट कर देगा। इसके बाद अगेन i का वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, i का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल्स टू 5, i का वैल्यू, नया वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 लेस देन इक्वल्स टू 5, यस, अगेन इट इज ट्रू। फिर हमारा कंट्रोल कहाँ आएगा, बॉडी ऑफ द लूप के अंदर आया, इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ i इक्वल्स टू 3, यानी कि 2 इक्वल्स टू 3। नो, ये तो नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो एल्स पार्ट में आएगा और एल्स पार्ट में आके फिर सिस्टम डॉट आउट println स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि e-learning.cs अगेन प्रिंट करेगा। फिर i के वैल्यू को बढ़ाएगा, इंक्रीमेंट करेगा बाई 1, अब i का वैल्यू हो जाएगा 3। अब फिर i का वैल्यू 3 जब हो जाएगा तो फॉर लूप के अंदर 3 लेस देन इक्वल्स टू 5, यस, अभी भी ये ट्रू है, ट्रू है। उसके बाद कंट्रोल कहाँ आएगा, बॉडी ऑफ द लूप के अंदर यहाँ आएगा, तो क्या स्टेटमेंट है, इफ i इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि नाउ i का वैल्यू बिकम्स 3, सो 3 इक्वल्स टू 3। अब ये क्या हो गया, कंडीशन ट्रू हो गया। ट्रू हो गया, दैट मीन्स कि ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर हम लोग इफ कंडीशनल पढ़ चुके हैं स्टेटमेंट, वहाँ पर जब इफ का कंडीशन ट्रू हो गया, दैट मीन्स द स्टेटमेंट फॉलोड द इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड।
इफ के बाद जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इस केस में क्या हो गया, आई का वैल्यू 3 है तो 3 इक्वल्स टू 3, ये ट्रू हो गया तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते ही हमारा कंट्रोल क्या होगा, इस फॉर लूप से बाहर निकल जाएगा और प्रोग्राम के जो नेक्स्ट स्टेटमेंट हैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन कंट्रोल आउट ऑफ द लूप नाउ, ये टेक्स्ट प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से जो आउटपुट है वो क्या हुआ, 2 टाइम्स ई लर्निंग सी एस और 1 टाइम कंट्रोल आउट ऑफ द लूप, ये स्टेटमेंट हमारा आउटपुट हुआ। समझ में आया बच्चों? ओके, नाउ इसी को मैंने एक्सप्लेनेशन के तौर पे यहाँ लिख दिया है कि हाउ इट वर्क्स। अगर इस वीडियो को आप देखेंगे और एक बार में नहीं समझ में आएगा तो इस एक्सप्लेनेशन को भी फिर ऐसे आप देख सकते हैं। जो वर्बली मैंने एक्सप्लेन किया है उसको मैंने यहाँ रिटन लिख दिया है कि कैसे हो रहा है, कैसे फॉर लूप के अंदर इनिशियल वैल्यू है, टेस्ट कंडीशन है, फिर टेस्ट कंडीशन को चेक हो रहा है, चेक होने के बाद फिर वो इफ कंडीशन को एग्जीक्यूट कर रहा है और इफ कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर फॉर लूप के वैल्यू को काउंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर रहा है, फिर चेक कर रहा है, इस तरह से रिपीटेडली चेक हो रहा है। एज सुन एज इट बिकम्स ट्रू देन ब्रेक स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। अब ये तो हम समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है कि फिर मैंने एक फॉर लूप लगाया है और यहाँ पर लिखे हैं इंट आई असाइनमेंट ऑपरेटर 1 सेमीकोलन आई लेस देन इक्वल्स टू 5 सेमीकोलन आई प्लस प्लस, ओपनिंग ब्रास क्लोजिंग ब्रास। इस फॉर लूप के बॉडी में हमने लिखा है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन ई लर्निंग सी एस सेमीकोलन ब्रेक। अब यहाँ पर हमने इफ का यूज नहीं किया है, लेकिन फिर भी ब्रेक कैसे एग्जीक्यूट होगा ये मैं दिखाना चाहता हूँ। फर्स्ट टाइम वैल्यू ऑफ आई क्या है, 1 है, 1 कंपेयर होगा टेस्ट कंडीशन 1 लेस देन इक्वल्स टू 5, यस इट इज ट्रू। तो कंट्रोल कहाँ आएगा, बॉडी ऑफ द लूप के अंदर। बॉडी ऑफ द लूप के अंदर आया तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन, इसको एग्जीक्यूट करेगा। इसको एग्जीक्यूट करने के जस्ट बाद क्या है, ब्रेक है, इसके जस्ट बाद ही ब्रेक लगा हुआ है, तो इस स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट करेगा। और जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करेगा हमारा कंट्रोल टर्मिनेट कर जाएगा और इस फॉर लूप से बाहर निकल जाएगा। और बाहर निकलने के बाद जो भी स्टेटमेंट हमने लिखा है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन कंट्रोल आउट ऑफ द लूप नाउ, इसको एग्जीक्यूट करेगा। समझ में आ रहा है? चलिए एक बार और देख लीजिए आप लोग, जिनको नहीं समझ में आया चलिए हैंड्स अप। ओके, चलिए ये क्या है, फॉर इंट आई असाइनमेंट ऑपरेटर 1 सेमीकोलन आई लेस देन इक्वल्स टू 5 आई प्लस प्लस। अब यहाँ पर क्या देख रहे हो, ध्यान से देखो, आई का वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल्स टू 5, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, it is true. So when it becomes true तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, बॉडी ऑफ द लूप के अंदर। और बॉडी ऑफ द लूप के अंदर क्या लिखा हुआ है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन ई लर्निंग सी एस। इस लाइन को, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ब्रेक है, उसको एग्जीक्यूट किया। और जैसा हम लोग जानते हैं कि ब्रेक को जैसे ही एग्जीक्यूट करेगा कि कंट्रोल टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि आउट ऑफ लूप हो जाएगा और हमारे प्रोग्राम के अंदर अदर स्टेटमेंट, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, उसको एग्जीक्यूट करेगा। इस तरह से जो आउटपुट हमें मिलेगा वो मिलेगा ई लर्निंग सी एस, क्योंकि 1 टाइम
SOP सिस्टम डॉट आउट println एग्जीक्यूट हुआ और फिर कंट्रोल बाहर निकल गया, तो दूसरा स्टेटमेंट कंट्रोल ऑफ द लूप. नाउ हाउ इट वर्क्स. कंट्रोल एग्जीक्यूट हुआ, टेस्ट कंडीशन हुआ, फिर बॉडी ऑफ द लूप से बाहर हो गया. नाउ वी विल सी रिटर्न स्टेटमेंट, अनदर जंप स्टेटमेंट इन जावा. तो रिटर्न स्टेटमेंट का यूज हम लोगों ने स्विच के अंदर भी किया है और मेथड्स के अंदर भी किया है. स्विच स्टेटमेंट के अंदर भी हम लोगों ने रिटर्न किया है. अब क्या है, मेथड के अंदर भी किया है. तो मेथड के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट कंट्रोल को कैसे रिटर्न करता है. द रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज्ड इनसाइड द डेफिनेशन ऑफ द मेथड. जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि रिटर्न स्टेटमेंट हम लोग कहाँ यूज करते हैं, डेफिनेशन ऑफ द मेथड यानी कि कॉल्ड पार्ट में. और रिटर्न स्टेटमेंट में जो वैल्यू हम लोग रिटर्न कर रहे होते हैं उसका डेटा टाइप और फंक्शन के हेडर में जो डेटा टाइप है वह दोनों क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए. आपका रिटर्निंग वैल्यू का डेटा टाइप और फंक्शन के हेडर में जो आपने डेटा टाइप लिखा है दोनों मैच होना चाहिए. और ये रिटर्न स्टेटमेंट अपने साथ जो वैल्यू लेके जा रहा है वापस, ये किसको देगा, कॉलिंग मेथड को. सो इट कॉजेज एन एग्जिट फ्रॉम द मेथड एंड transfers the control back to calling method. It causes an exit from the method. अब क्या है, कंट्रोल यहाँ से बाहर निकल रहा है. किस पार्ट से, कॉल्ड पार्ट से, डेफिनेशन ऑफ मेथड पार्ट से, और ट्रांसफर होके बैक किसके पास जा रहा है, कॉलिंग मेथड के. लेट अस सी वन एग्जांपल. और अगर एक बात और ध्यान रखना है कि अगर रिटर्न के बाद अगर कोई स्टेटमेंट आप लिखेंगे तो वह एग्जीक्यूट नहीं होगा. इफ एनी स्टेटमेंट प्रेजेंट आफ्टर द रिटर्न स्टेटमेंट इन बॉडी ऑफ द मेथड इज नॉट एग्जीक्यूटेड फर्दर. नाउ लेट अस सी रिटर्न एक्सप्रेशन. ये सिंटेक्स है. अब हम इसका एक इम्प्लीमेंटेशन एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं. बहुत सिंपल एग्जाम्पल है. यहाँ पर मैंने एक मेथड डिफाइन किया है जिसका रिटर्न टाइप इंट है. मेथड नेम कैलकुलेशन है और 1 आर्गुमेंट है इंटीजर टाइप का. अब इस मेथड के इस कॉल्ड पार्ट के अंदर, इस मेथड डेफिनेशन के अंदर हम क्या लिख रहे हैं, इंट ए असाइनमेंट ऑपरेटर x इंटू x सेमीकोलन. अब ये जो प्रोसेस होगा ये रिजल्ट a में स्टोर होगा और a के वैल्यू को हम रिटर्न स्टेटमेंट लगा के क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं. किसके पास, कॉलिंग मेथड के पास. अब कॉलिंग मेथड हम लोग यहाँ लिखे हैं वॉइड पब्लिक वॉइड पास इंट b, एक वेरिएबल लिया और उसको वैल्यू दिया 5. और यहाँ पर हमने लिखा है इंट p कैलकुलेशन b कॉलिंग मेथड. ये क्या है, इंट p असाइनमेंट ऑपरेटर कैलकुलेशन और आर्गुमेंट क्या पास किया, b. ये कॉलिंग मेथड है. हम लोग कॉलिंग मेथड पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. तो कैसे कॉलिंग स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग जानते हैं. सो इंट p असाइनमेंट ऑपरेटर कैलकुलेशन
और उससे हम क्या आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, b। ये हमारा एक्चुअल आर्गुमेंट यहाँ से पास हो रहा है। अब ये जो 5 है, b का वैल्यू 5, ये कॉल्ड पार्ट में, मेथड ऑफ डेफिनेशन पार्ट में x में जाके कॉपी हो जा रहा है, असाइन हो जा रहा है, और यानी कि x का वैल्यू 5 हो जा रहा है। अब 5 इंटू 5 125 a में स्टोर हो जाएगा, और फिर रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ इंट रिटर्न होके p के पास आ जाएगा। फिर यहाँ सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ln रिजल्ट असाइनमेंट ऑपरेटर डबल कोट प्लस p, ये क्या करेगा, जो वैल्यू रिटर्न होके आया है उसे डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि रिटर्न स्टेटमेंट कैसे कंट्रोल को कॉल्ड पार्ट से बैक टू कॉलिंग स्टेटमेंट लाता है। नाउ अब हम लोग तीसरा जंप स्टेटमेंट को देखेंगे, दैट इज कंटिन्यू। दिस स्टेटमेंट forces the control to perform next iteration of the current loop। ये जो कंटिन्यू, जिस स्टेटमेंट के बाद हम कंटिन्यू लिखेंगे वहां से हमारा कंट्रोल अगेन इनिशियल स्टेट में जाएगा। इन केस ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट द बॉडी ऑफ while लूप, do while and for loop, control ignores other statement in the current loop that follows the continue statement। यानी कि कंटिन्यू के बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको तत्काल वो छोड़ देगा, ब्रेक इग्नोर करेगा। सो while using the loop there may be a situation when we want to take the control to the beginning of the loop bypassing the statement, skipping the statement, ignoring the statement inside the loop which have not yet been executed। ये जो continue कीवर्ड है ये allows us to do so when continue is encountered inside any loop, control automatically passes to the beginning of the loop। समझ में आ रहा है? चलिए अब एक एग्जांपल से देखेंगे, सारा क्लियर हो जाएगा। अब ये हमने दो फॉर लूप लगाया है, इंट i इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन, i लेस देन इक्वल्स टू 2 सेमीकोलन, i प्लस प्लस, फॉर इंट j इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन, j लेस देन इक्वल्स टू 2 j सेमीकोलन j प्लस प्लस, इफ i इक्वल्स टू j। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, नेस्टेड फॉर लूप हम लोगों ने पढ़ा है। तो नेस्टेड फॉर लूप में हम क्या पढ़ा है कि जो हमारा आउटर फॉर लूप है वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो आउटर फॉर लूप i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 2, यानी कि 1 क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 2 है। i फर्स्ट टाइम इन ए बिगिनिंग 1 लेस देन 2। अब ये ट्रू हो गया, ट्रू हो गया तो हमारा कंट्रोल इस आउटर फॉर लूप के बॉडी में आएगा। तो बॉडी में आया तो यहाँ अगेन एक फॉर लूप है, इनर फॉर लूप। यहाँ पर लिखा हुआ है इंट j इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन j लेस देन इक्वल्स टू 2 j प्लस प्लस। अब यहाँ पर फिर चेक हो रहा है 1 j का वैल्यू 1 1 लेस देन इक्वल्स टू 2, यस ये ट्रू हो गया। तो फिर कंट्रोल कहाँ जाएगा, अब आएगा इफ स्टेटमेंट के पास। इफ स्टेटमेंट के पास क्या लिखा हुआ है, i इक्वल्स टू j, यानी कि i का इनिशियल वैल्यू 1 और j का भी वैल्यू 1। i का भी वैल्यू क्या है 1 है और j का भी वैल्यू 1 है। तो उसके बाद क्या है, दोनों ये ट्रू हो गया। तो ट्रू हो गया इसका मतलब क्या है, कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और कंटिन्यू स्टेटमेंट इसको क्या करेगा, इसको यहाँ से अगेन बिगिनिंग ऑफ द लूप लेके चला जाएगा।
तो लेके चला गया जहाँ से ये चला था। अब i का वैल्यू 1 है, ये j का वैल्यू अब इंक्रीमेंट कर जाएगा, तो j का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब j का वैल्यू 2 हो गया तो 2 लेस देन इक्वल्स टू 2, यस अगेन इट इज ट्रू, अगेन ट्रू, तो ये फिर इफ के पास आया। अब i का वैल्यू 1 है और j का वैल्यू 2 हो गया, दैट मीन्स ये बोथ आर नॉट इक्वल, ये इट बिकम्स फॉल्स। और जब ये फॉल्स हो गया तो कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, इसका मतलब सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, i और j के वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो i का वैल्यू तो 1 ही है, लेकिन j का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगेन j का वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा। अब j का वैल्यू हो गया 3, फिर चेक किया 3 लेस देन इक्वल्स टू 2, यस ये फॉल्स हो गया। जब ये फॉल्स हो गया तो इनर फॉर लूप से हमारा कंट्रोल टर्मिनेट किया और उसके बाद आउटर फॉर लूप के i के वैल्यू को इंक्रीमेंट किया। अब i का वैल्यू हो गया 2, फिर यहाँ चेक होगा 2 लेस देन इक्वल्स टू 2, यस इट इज ट्रू। फिर ये ट्रू हो गया तो हमारा कंट्रोल कहाँ आएगा, इनर फॉर लूप के पास आएगा। इनर फॉर लूप में क्या है, इंट j इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन j लेस देन इक्वल्स टू j प्लस प्लस, यानी कि 1 लेस देन इक्वल्स टू 2, ये क्या है, ट्रू है। ट्रू है तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, बॉडी ऑफ द लूप के अंदर। यहाँ पर क्या है, i इक्वल्स टू 2, i इक्वल्स टू j, यानी कि 2 इक्वल्स टू j 1, 2 इक्वल्स टू 1, नो इट बिकम्स फॉल्स। फॉल्स हो गया तो कंटिन्यू स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होगा, और नहीं होगा तो इसका मतलब एसओपी एग्जीक्यूट होगा, और एसओपी में i और j का वैल्यू प्रिंट होगा। तो दिस टाइम वैल्यू ऑफ i इज 2 एंड वैल्यू ऑफ j इज 1, सो 2 and 1 प्रिंटेड। समझ में आया। एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टाइम i का वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल्स टू 2, ये ट्रू हो गया तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, सेकेंड फॉर लूप के पास जाएगा। सेकेंड फॉर लूप में क्या लिखा हुआ है, j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू 2, j प्लस प्लस, और यह भी ट्रू हो गया क्योंकि 1 लेस देन इक्वल्स, यह भी ट्रू है तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, इफ स्टेटमेंट के अंदर। इफ स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा है, i इक्वल्स टू j, तो i का वैल्यू 1 है, j का वैल्यू 1 है, तो ये तो ट्रू हो गया। ट्रू होने का मतलब क्या है, कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा, कंट्रोल को फिर जहाँ से इनर फॉर लूप के पास ले आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, j का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट होगा। j का वैल्यू इंक्रीमेंट होने से j का वैल्यू हो गया 2, अभी इनर फॉर लूप से कंट्रोल बाहर नहीं हुआ, j का वैल्यू 2 हो गया, फिर चेक किया 2 लेस देन इक्वल्स टू 2, यस इट इज ट्रू। अब ये ट्रू हो गया तो उसका कंट्रोल कहाँ आएगा, इनर फॉर लूप के बॉडी में, यानी कि इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। इफ स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, i इक्वल्स टू j, यानी कि i का वैल्यू तो 1 ही है लेकिन j का वैल्यू 2 हो चुका है, तो ये अब इक्वल्स नहीं है, यानी कि नाउ इट बिकम्स फॉल्स। और जैसे ही फॉल्स होगा तो कंट्रोल कंटिन्यू को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन वाले को एग्जीक्यूट करेगा, और यानी कि i और j का वैल्यू प्रिंट होगा, i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 2। अब j का वैल्यू अगेन इंक्रीमेंटेड, j का वैल्यू अगेन इंक्रीमेंटेड, दिस टाइम वैल्यू ऑफ j बिकम्स 3, और फिर चेक करेगा सेकेंड इनर फॉर लूप के अंदर 3 लेस देन इक्वल्स टू 2, नो इट बिकम्स फॉल्स। अब हमारा कंट्रोल इस दूसरे वाले फॉर लूप से बाहर निकलेगा और फिर पहले वाले फॉर लूप के i को इंक्रीमेंट करेगा। अब i का वैल्यू हो गया 2, फिर चेक किया 2 लेस देन इक्वल्स टू 2, यस, फिर इनर फॉर लूप के पास आया,
फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू 2, j प्लस प्लस, यानी कि 1 लेस देन इक्वल्स टू 2, यस इट इज़ ट्रू। अब आया ये ट्रू हो गया तो सेकेंड फॉर लूप के बॉडी में आया, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ़ i इक्वल्स टू j, i का वैल्यू क्या हो चुका है 2, इक्वल्स टू j का वैल्यू 1, तो 2 नॉट इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पर i का वैल्यू और j का वैल्यू प्रिंट होगा। i का वैल्यू दिस टाइम 2 हो गया और j का वैल्यू 1। इस तरह से हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं और हाउ इट वर्क्स हम लोग समझ में आ रहा है। ओके, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आप और दूसरे टॉपिक्स पे वीडियोज़ मेरा देखना चाहते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर। थैंक यू।